नमस्कार। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड परेशान है। अब परेशान किस चीज़ से है? वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला लिया कि हम एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान में क्यों नहीं खेलेंगे? बोले वहाँ पे खतरा है और प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए एक न्यूट्रल कंट्री में खेलना चाहिए इसे हमें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परेशान है कि यहाँ से अगर वेन्यू चेंज हुआ, तो गई और कमाई गई, तो फिर सब कुछ गया। हमारे पास तो जो डॉलर आ रहे थे, वो भी गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि नहीं, अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो हम वर्ल्ड कप से पुल आउट करेंगे, जो अगली बार इंडिया में हो रहा है। गेम ये है कि भाई एक तरफ तो पाकिस्तान बोलता है कि ट्रेड नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, कश्मीर में 370 दोबारा लगाओगे नहीं, तब तक नहीं करेंगे। कश्मीरियों के खून से विश्वासघात नहीं कर सकते, कश्मीरियों का हत्यारा इंडिया, कश्मीरियों पे एट्रोसिटी हो रही है। अब इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान बुला रहे हो, तब कश्मीरी को धोखा क्यों दे रहे हो? भाई क्यों दे रहे हो? ये बात। और दूसरा, पाकिस्तान की ऐसी फॉल्टी पॉलिसीज पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुफ्ती खान, डॉक्टर साहब वहां पर प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, और साथ में एनालिस्ट भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है कि जहां पे भी क्रिकेट की बात आती है, ये कश्मीरियों को भूल जाता है, कश्मीरियों के खून को भूल जाता है, बुरहान वानी को भूल जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हर बार होता है। आईसीसी के दो चीज़ें जब आती हैं, यानी जब कोई आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जब भी टूर्नामेंट होता है, तो उस वक्त ये मसला उठता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एफटीई यानी जो द फ्यूचर क्रिकेट मैचेस का जो प्रोग्रामिंग होती है, तो इंडिया ने पाकिस्तान जाने से रिफ्यूज़ कर दिया। कई साल हो गए हैं, इंडिया हैज़ नॉट गॉन टू प्ले इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान शायद मेरे ख़्याल से एक बार 2016 में इंडिया आई थी। तो सबसे बड़ा चक्कर ये है कि क्रिकेट में जो पैसा आया है, दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज़ ऑफ इंडियन मार्केट। सो दिस जो बिलियन डॉलर गेम बन गया है, इट हैज़ बिकम बिकॉज़ ऑफ इंडियन फैन्स एंड इंडियन मनी। तो इंडिया ने बेसिकली पाकिस्तान को हैज कट देम अवे फ्रॉम द किक। तो सारी दुनिया को चांस है कि इंडिया से पैसे बनाए। अगर किसी भी क्रिकेट बोर्ड को पैसे बनाना है तो इंडिया से खेलते हैं। इनफैक्ट एक बार इंडिया हेल्प श्रीलंका आउट बाय सेंडिंग ए सेकंड रेट क्रिकेट टीम। इंडिया इंग्लैंड में खेल रही थी, फिर भी एक टीम उन्होंने श्रीलंका भेजा ताकि श्रीलंका के जो क्रिकेट बोर्ड है उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व हो जाए बाय जस्ट प्लेइंग विथ इंडिया। सो पाकिस्तान लूजेस, उनके दिमाग में दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट कमिंग टू इंडिया। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है, दैट इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। तो जब भी वर्ल्ड कप में या एशिया कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में, तो दोनों बोर्ड बहुत पैसे बनाते हैं। और आई हैव ए फीलिंग कि इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड में भी बाज ऐसे लोग हैं हु वुड लव टू प्ले विद पाकिस्तान बिकॉज इंडिया भी ज्यादा पैसे बनाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, जय शाह जो सेक्रेटरी है बीसीसीआई के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वी विल नॉट गो टू पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान। सो इट हैज एनरेज्ड द पाकिस्तानी, क्योंकि जय शाह इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट एसोसिएशन, एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो ये पब्लिक डिस्कशन नहीं हुआ ये इन द एशियन काउंसिल। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई तुम यूनिलैटरली इंडिया भी नहीं, यूनिलैटरली जयशाह ने इसको अनाउंस कर दिया और वो बड़े नाराज है। अब दो और टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, वर्ल्ड कप इंडिया में और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान अब धमकियां ये दे रहा है कि एक, हम इंडिया नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, दूसरा जो है सो हम जो है सो एशियन क्रिकेट काउंसिल से विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को, और तीसरा ये कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होती तो क्या इंडिया आएगा। आई कैन टेल यू दिस मच कि अनलेस कोई मेजर चेंजेस हो आइंदा 2 साल में, इंडिया इज नॉट गोइंग टू गो टू पाकिस्तान। हो सकता है कि इंडिया में डिसाइड टू नॉट प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी, और अगर इंडिया नहीं खेलता है तो क्रिकेट टूर्नामेंट ही मर जाएगा। बिकॉज सारी दुनिया पैसे सिर्फ इंडिया के टेलीविजन राइट्स पे चलती है, ये सारी क्रिकेट। इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब गरीब मुल्क हो जाएंगे क्रिकेट वाइज अगर इंडिया पुल्स आउट ऑफ इट।
तो ये जो धमकियां दे रहा है पाकिस्तान, इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। इससे पहले भी उन्होंने धमकी दी थी कि हम आईसीसी को कोर्ट में ले जाएंगे, इधर उधर, वो जाके दे लॉस्ट दैट। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होता है, क्योंकि अभी आज क्या तारीख है, आज 18 है। संडे को इंडिया पाकिस्तान का पहला क्रिकेट मैच है वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया में। सो इट आल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हाइप ना, वो क्रिकेट मैच के लिए, ये इंडिया पाकिस्तान के टेंशंस। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान हैज टू रियलाइज के यू कांट से कि हम जियोपॉलिटिकल तमाशे एक तरह से करते रहेंगे फिर आपके साथ क्रिकेट भी खेलेंगे। इट इज नॉट समथिंग दैट कैन हैपन। मतलब आई थिंक इंडिया इज अपनी फुल राइट टू से कि भाई जब तक तुम ये बॉर्डर पे जो तमाशे करते हो, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह जो कर रहे हो, यू हैव टू पुट फुल एंड टू इट बिफोर वी विल प्ले। इट्स लाइक सेइंग कि मैं आपके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, फिर आप मुझे धप्पे भी लगा रहे हैं खास से, फिर दूसरे हाथ से आप मेरे साथ टेबल टेनिस खेल रहे हैं। दैट्स नॉट द वे इट हैज गॉट टू डू। अब ये सैड पार्ट ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक्सेट्रा have been excluded from the biggest party in the world, which is IPL। ठीक है ना, आईपीएल में से पहले तो खैर वसीम अकरम वगैरह आके कोच करते थे, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव नेवर गॉट चांस टू प्ले। तो उनकी जिंदगियों में वो पैसे नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल पीपल लाइक बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी, दीज पीपल वुड हैव बिकम मल्टी मिलियनर्स अगर वो आईपीएल में आके खेलते हैं। तो एक किस्म से देयर इज आल्सो एन एनवी टुवर्ड्स इंडिया की क्रिकेट, खासतौर से बिटवीन द प्लेयर्स जो इंडिया में खेल सकते But then, हैं sir, वो। मेरा my question was कि क्या ये betrayal नहीं है कि वो they want India to come and play in Pakistan? क्या ये betrayal नहीं कश्मीरियों से? क्या पाकिस्तान का दोगुलापन नहीं है यहाँ पे? Well, that's what I'm trying to say कि Pakistan Cricket Board wants to pretend कि we don't have any problems with India. Yeah, they want to say keep the sports and politics separate, right? लेकिन स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स सेपरेट कैसा रखेंगे? आप देखें ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के झगड़े हो रहे हैं, आपने देखा है एशिया कप में जो फैंस के बीच में भी जो लड़ाई हो गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तानी फैंस के बीच में इन दुबई, it is because of it's difficult to separate politics from sports। भाई ओलंपिक्स लोग डू नॉट पार्टिसिपेट। आपको याद है अमेरिका ने बॉयकॉट किया मॉस्को ओलंपिक्स, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स बॉयकॉट हुआ। सो देयर आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इट इज वी कैन नॉट प्रिटेंड कि ऑल थिंग्स आर नॉर्मल। एंड आई हैव अ फीलिंग कि अगर पाकिस्तान वांट्स टू walk the walk and talk the talk, then it should not say कि भाई हम आके इंडिया के साथ खेलते हैं। वो भी मेंटेन करे कि भाई हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे because of the human rights situation in Kashmir। So they should be true to that thing। They just want to have the benefits, financial benefits of cricket, or they want to have diplomatic benefits of talking about India's human rights violations Kashmir। वो दोनों चाह रहे हैं basically, and India is not Right. allowing that। सर एक और हमें दिखा कि पाकिस्तान चाहता है चीप ऑयल रशिया से, जबकि वो यूक्रेन को हथियार बेच रहा है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं डार साहब, उन्होंने ही बोला कि भाई ये जो हम चीप ऑयल रशिया से खरीद सकते हैं, लेकिन उसी रेट पे जिस रेट पे इंडिया से मिल रहा है। भाई आप मांग ही क्यों रहे हो जब आप यूक्रेन को हथियार बेच रहे हो? साथ में आपकी पॉलिसी अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। क्या पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी फेलियर है कहीं, या आप ये बोले कि मोदी की पॉलिसी का अचीवमेंट है कि पाकिस्तान को कोई पॉलिसी नहीं दिख रही है? I think Pakistan is at the moment in a state of chaos। उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसी खराब है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो सुबह सुबह उठ के इमरान खान को गूगल करते हैं कि आज इन्होंने क्या किया, व्हाट डिड ही से टुडे, व्हाट डिड ही डू टुडे, इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर जॉब्स। और ये जो इश्तियाक डार साहब है जो फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान, उनकी स्टेटमेंट बड़ी अजीब सी थी। अगर उनको रशिया से तेल खरीदना था तो वो रशिया से बात कर लेते। Like why are they talking to the press about this? क्या अमेरिका से इजाजत ले रहे हैं वो? अमेरिका तो रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स पे सैंक्शंस दिया हुआ है। अगर ये खरीद लेते हैं तो दे विल हैव टू आंसर। अमेरिका इज गोइंग टू से कि भाई आप ये क्यों नहीं किया। अगर आपको याद होगा कि इमरान खान वाज प्रेजिंग जयशंकर, याद है एक स्पीच में
The reason why he was praising Jaishankar is because यूरोप और अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला to condemn Russia's invasion of Ukraine, but India पे नहीं डाला. So he was trying to say India एक खुददार मुल्क है, पाकिस्तान नहीं है. But even they are coming to this game very late. India की जो रशिया के साथ जो डील है, India was getting a 30% discount on oil. और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया ने क्रूड ऑयल रशिया से खरीद कर उसको रिफाइन कर कर वेस्ट को ही बेचा है. इनफैक्ट आई थिंक अगर आप जाके इंडिया के रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट्स देखें, आप बहुत स्पाइक हो गया है. इंडिया इज एक्सपोर्टिंग रिफाइंड ऑयल. तो क्रूड ऑयल रशिया से अमेरिका को ही बेचा, अमेरिका को बेच रहा है. अमेरिका, नेदरलैंड्स, साउथ कोरिया और 2 मुल्क हैं who are big buyers, but America is one of the 5 major buyers of India's refined oil. It has gone up. So basically it is quite possible that the reason why America is not putting a lot of pressure on India is because both are benefiting from the साइड डील. एंड अमेरिका का भी ऑयल प्राइस ने, आज बाइडेन ने फिर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को खोला ताकि मिड टर्म इलेक्शन पे असर ना हो तेल की राइजिंग प्राइस. दूसरी चीज, पाकिस्तान अब क्या, अब इट इज ओवर. अगर आप इंडिया के इंपोर्ट्स देखें अब रशिया से, वो डिप होना शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑयल प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि इट इज चीपर नाउ फॉर इंडिया टू बाय ऑयल एट मार्केट प्राइस फ्रॉम यूएई एंड इराक एंड सऊदी अरेबिया देन टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया. क्योंकि रशिया से जो तेल आता है इंडिया को, लेट्स से कि ये रशिया है, ये कलकत्ता है, ये मुंबई है, तो व्लादिवोस्टॉक से आता है और फिर इस तरह से सेंट पीटर्सबर्ग से आता है. वो यानी पूरा यूरोप फिर के वो सुइस कैनाल से होते हुए सऊदी अरेबिया, यूएई पास करके इंडिया आता है. तो एक तो ड्यूरेशन इज लॉन्गर एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज हायर. तो तेल की कीमत बढ़ने से, क्योंकि द प्राइसिंग इज एट 30%, नॉट एट ए फिक्स्ड प्राइस. अगर इंडिया फिक्स प्राइस पे नेगोशिएट कर लेता पहले तो द प्राइस वेरिएशन से असर नहीं होता, बट द डिस्काउंट इज 30%. तो तेल की कीमत बढ़ने से इंडिया की भी जो रेट पे इंडिया रशिया से खरीद रहा है, अब इंडिया को सऊदी तेल चीपर लगने लगा है. सो दिस मंथ इंडिया, सऊदी अरेबिया ओवरटुक रशिया इन एक्सपोर्टिंग ऑयल टू इंडिया. तो अब रशिया थर्ड हो गया है आफ्टर इराक एंड सऊदी अरेबिया. लेकिन जून जुलाई में अगर आप जाके देखें तो रशिया वाज वेरी हाई अबव सऊदी अरेबिया. तो अब ये पाकिस्तान इज ट्राइंग टू गेट इन ऑन दिस डील लाइक दैट. पाकिस्तान उससे अच्छा अगर जाके सऊदी अरेबिया से कुछ नेगोशिएट कर लेता है डिस्काउंट, सो इट विल एस्केप जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. और ये इसका पुराना पार्टनर भी है सऊदी अरेबिया, है सपोर्टेड पाकिस्तान सो लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो मुझे ये, या तो ये बदमाशी है that they want to expose कि इंडिया is not only buying oil from Russia जहाँ पे global sanctions पड़े हुए हैं, और इंडिया is also selling refined oil to the West. क्या इस बात को वो मीडिया में ज्यादा अटेंशन देना चाह रहे हैं? I don't understand what the goal is. अगर उनको तेल खरीदना था तो अमेरिका से बैकडोर खामोशी से बात करके कहते हैं भाई हम वी आर सफरिंग फाइनेंशियली, वी हैव अ फाइनेंशियल क्राइसिस, हमारे पास फ्लड्स हुए हुए हैं, हमको लोन्स दिए हुए हैं, कैन यू प्लीज अलाउ अस टू बाय सम चीप ऑयल फ्रॉम रशिया. तो यस और नो का हमको जवाब मिल जाता पब्लिकली. वो आई डोंट नो, इट्स नॉट गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन अमेरिका. एंड सो मुझे सही भी, आई डोंट थिंक व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस पॉलिसी. मुझे ये स्टेटमेंट की लॉजिक समझ में नहीं है, because there is no logic. Yeah, there's no logic. And what about Indian policy? Indian policy आपको कैसी लग रही है कि आपने अभी बताया कि हम शिफ्ट कर रहे हैं रशिया से भी बाहर दूसरे मार्केट्स की ओर. तो क्या इंडियन पॉलिसी, आई थिंक इंडिया इज वर्किंग ऑन इन इट्स ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है कि भाई हमें जहां से अच्छा मिलेगा हम वहां से लेंगे, ना अमेरिका की ना रशिया की. आई मीन इस पर्टिकुलर पॉलिसी में तो चित भी अपना पट भी अपना हो, ऐसी बात हो गई ना. यू नो इंडिया के लिए इंडिया हैज got a 30% discount. India is the third biggest importer of oil दुनिया में, third biggest importer. तकरीबन $60 billion का इंडिया तेल इंपोर्ट करता है every year. So इंडिया को a large segment of its oil, मेरे ख्याल से 16 से 20% तक का ऑयल 30% डिस्काउंट पे मिल गया. And so India probably is buying more than it is consuming, क्योंकि फिर वो उसको रिफाइन करके फिर वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है.
हाँ, तो इंडिया के जो रिफाइंड एक्सपोर्ट्स का मुझे डेटा मिला नहीं 22 का, बट अगर पुराना डेटा देखें तो इंडिया वाज ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग अबाउट $25 बिलियन वर्थ ऑफ रिफाइंड ऑयल, क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइंड ऑयल बेच रहा है। तो एंड इफ देयर इज अ स्पाइक देन हो सकता है कि इंडिया ने 40-50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ऑयल रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो दोनों में प्रॉफिट हो रहा है ना, कि जो आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा दैट इज कमिंग चीपर एंड देन यू आर सेंडिंग एक्सपोर्ट। और अब ओपेक की ऑयल कट्स, ओपेक ने जो कोटास कम किए हैं उसकी वजह से फिर पाउंड ऑयल की कीमत फिर $100 के ऊपर चले जाएगी। तो इंडिया के जो रिफाइंड एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी पैसे बनेंगे। सो अ लॉट ऑफ पीपल गुजरात में जो प्राइवेट रिफाइनरीज वगैरह जो ओन करते हैं, बिलियनर्स, आई डोंट नो, मे बी दीज आर द अंबानीज वगैरह, दे आर प्रॉब्ली मेकिंग बिलियंस ऑफ प्रॉफिट दिस ईयर, क्योंकि ये सारा प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है ना, इट्स नॉट कि गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग द मनी। बट अब सवाल ये उठता है कि क्या इसकी वजह से इंडिया के पब्लिक को कुछ फायदा हो रहा है, यानी क्या तेल की कीमत कम हुई इंडिया में या नहीं? दैट इज ए क्वेश्चन फॉर यू टू डिसाइड। मुझे नहीं पता क्या है तेल इंडिया की, हैज दैट बेनिफिटेड द पब्लिक? पिछले 1 साल से जो इंडिया रशिया के साथ वो so that टैक्स कम किया है, तेल की कीमत पे टैक्स कम किया है गवर्नमेंट ने, तो उससे वैसे वैसे प्राइसेस तो नहीं छेड़ा गया, टैक्स कम किया तो उससे थोड़ा नीचे गया, लेकिन ऐसा भी कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है कि वो पहले 120 रुपए बिक रहा था और अब 20 रुपए में बिकना शुरू हो गया। दैट्स ओवरिंग अराउंड 100 से थोड़ा सा ऊपर ही। तो बट दे रिड्यूस्ड द टैक्स, नो डाउट अबाउट दूसरी इट। चीज ये है लेकिन कि या ये जो कमर चीमा साहब जो यूएस आए थे, उससे पहले वो यूके गए थे, तो उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए। इट इज पॉसिबल कि पाकिस्तान इज सेलिंग ammunitions to Ukraine which is transported by British Air Force. तो ऐसी खबर तो थी, ऐसी एक खबर थी है। हाँ, तो ब्रिटिश एयरफोर्स के प्लेन्स पाकिस्तान जा रहे हैं, नूर बेस है उनके पास, कोई नूर, वहां से वो हथियार पिक कर रहे हैं और फिर दे आर फ्लाइंग देम टू यूक्रेन। सो कह रहे हैं कि कुछ आई डोंट नो हाउ मच, क्योंकि ये जो आर्टिलरी शेल्स की बात हो रही है ना, कि यूक्रेन तो पहले 1 महीने में रन आउट ऑफ इट्स पूरे सोवियत यूनियन के ज़माने का जो सप्लाईज थे। फिर वेस्ट ने भी बहुत सप्लाई किया, वेस्टर्न कंट्रीज आर आल्सो रनिंग आउट ऑफ सप्लाई। तो दोनों रशिया और यूक्रेन को एम्यूनिशंस, यानी जो ये मोटर्स और आर्टिलरी फायरिंग कर रहे हैं, तोपें बेसिकली, कैनन फायर, दे नीड एम्यूनिशन फॉर दैट। और द रिपोर्ट्स आर के पाकिस्तान इज सप्लाइंग। तो मुझे लगता है कि this could be a quid pro quo kind of thing, okay, we will supply ammunitions to Ukraine, सब फ्री में नहीं दे रहे, मुझे लगा बर्तानिया पे कर रहा है इसके लिए। So they are giving those ammunitions for Ukraine and they are saying इसके बदले में हमें रशिया से तेल खरीदने का चांस दे दे। But I think it is unnecessarily अमेरिका को गुस्से में लाने की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि अब तेल की कीमत इतनी बढ़ गई कि यूएई जो पाकिस्तान से सो क्लोज, वहां से सबसे ज्यादा इंपोर्ट वो यूएई से करते हैं, सेकंड सऊदी अरेबिया से। तो द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में वो जितने पैसे बचाएंगे दैट विल बी इनफ फॉर देम, क्योंकि रशिया का अब ऑयल बढ़ गया है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका इज ट्राइंग टू पुट ए कैप ऑन रशियन ऑयल प्राइस। तो वो रिफाइनर्स, बिकॉज उसका भी असर हो सकता है। सो आई हैव अ फीलिंग कि ये कोई सुन भी रहा है नहीं, लेकिन यूएस, इंडिया इज नॉट लिसनिंग सो मच, बट दूसरे मुल्क तो डर रहे हैं ना, उनके साथ कई चीजें हो सकती हैं। सऊदी को तो इतना प्रेशर डाला था कि ऑयल चीप करो, उसने तो चीप नहीं किया। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि सऊदी के साथ क्या होता है। बातें तो बहुत हो रही हैं वॉशिंगटन में कि नवंबर के इलेक्शन के बाद डिपेंड, क्योंकि सऊदी की पॉलिसी इज ऑलवेज बाईपार्टिसन, यानी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स अलग नहीं होते हैं। राइट नाउ एटलीस्ट मीडिया में तो बड़ा गुस्सा, मुझे लगता है कि मीडिया में पॉलिटिशियन सऊदी के अलावा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ताकि अभी पब्लिक में जो गुस्सा है,
पब्लिक का जो गुस्सा है वो स्टेटमेंट से वो सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। बाइडेन के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, रिपब्लिकन सेनेटर्स, डेमोक्रेटिक सेनेटर्स भी बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज को। वी नीड टू रीथिंक आवर वेपन सेल्स टू सऊदी अरेबिया, वी नीड टू रीथिंक दिस, रीथिंक दैट। लेकिन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ। बाइडेन के पास दोनों कांग्रेस भी है, हाउस भी है, 3 हफ्ते बाकी, 4 हफ्ते बाकी है। ही कैन गेट थिंग्स डन इफ ही वांट्स, बट ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट? तो मुझे लगता है कि जब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि द डेमोक्रेट्स विल डेफिनेटली लूज द हाउस। जो जो हमारा लोकसभा है वो डेमोक्रेट्स अगर हार गए तो फिर बाइडेन इज बिकम्स यूजलेस, कांग्रेस में कुछ नहीं कर सकेगा। रिपब्लिकन उल्टा उसके बेटे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे, देखना पहले ही दिन से। दे विल स्टार्ट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट हिज सन, ये कह के कि वो यूक्रेन से पैसे लिया हुआ है। उसको एक यूक्रेनियन कंपनी ने हायर किया था और साल के 80 महीने के $80,000 उसको कंसल्टिंग फीस मिलती थी, $1 million a year। और तो उसका इन्वेस्टिगेशंस होंगे, व्हाट वाज ही डूइंग, व्हाई डिड ही डू दिस। और हिज फादर वाज वाइस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, नहीं लेना चाहिए था फॉरेनर्स से पैसे। तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल हैपन इन द कांग्रेस यहाँ पर। राइट, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, और उम्मीद है जल्दी ही आपके साथ एक और डिस्कशन करेंगे। अभी तो जो पाकिस्तान पे हुआ है, बाइडेन के सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं? बाइडेन नेक्स्ट इलेक्शन की वजह से बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं, ताइवान का भी, सऊदी अरेबिया के भी, हर जगह से, और उनकी कोई सुनता नहीं देख रहा है। बाइडेन इज ऐसा ट्राइंग टू बाय, सी बाइडेन का चक्कर ये है कि ही वांट्स टू बाय द मिड टर्म। अमेरिका के इलेक्शंस में हमेशा मिड टर्म में जो प्रेसिडेंट की पार्टी होती है वो हार जाती है। एक ही या 2 बार पिछले 50 साल में ऐसा नहीं हुआ। सो अब प्रॉब्लम ये है डेमोक्रेट्स का कि दे आर टाइड इन द अपर हाउस, और अमेरिका का अपर हाउस इज वेरी पावरफुल, इंडिया की राज्यसभा की तरह नहीं है। इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, सेनेटर्स बहुत पावरफुल होते हैं, एक एक सेनेटर बिलें रोक दे सकता है अकेला। तो सेनेट में टाइड है, और वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि वो टाई ब्रेकर है, इसलिए डेमोक्रेट्स हैव ए 51-50 एडवांटेज इन द सेनेट। दे हैव एन एडवांटेज इन द लोअर हाउस। तो अगर वो एक भी सीट, 2 सीट हार जाते हैं सेनेट में तो गई सेनेट, और प्रेडिक्शंस ये है कि दे विल लूज द हाउस। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एबॉर्शन का केस किया था उसके वजह से ये हो रहा है कि रिपब्लिकन वुमेन आर आल्सो वोटिंग डेमोक्रेट्स वो एबॉर्शन के मसले पर। और दूसरी चीज ये है, बाइडेन ने जो है सो कई कॉलेज स्टूडेंट्स की लोन माफ कर दिए है। तो होपिंग के जो यंगर बच्चे हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट डालते हैं लेकिन मिड टर्म में नहीं आते वो पोलिंग के लिए। तो होपिंग के यूथ टर्नआउट विल कम एंड इट विल कम विथ हिम। प्लस उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट को भी खुश कर दिया, $450 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल में एनवायरमेंट के लिए है। सो ही इज जस्ट स्पेंडिंग मनी टू बाय वोट्स, ऐसा लग रहा है। रिपब्लिकन बड़े नाराज है, जैसे तुम तो वोट खरीद रहे हो, इतना पैसा खरीद रहे हो, कंट्री को डेट में डाल रहे हो। लेकिन आदमी की पॉपुलैरिटी हिल ही नहीं रही है, 42, 39, 42 के बीच में फंसा हुआ है एवरी डे। सो ही इज बिकमिंग ए बर्डन ऑन द मिड टर्म पार्टी। और अगर वो हार जाती है ना मिड टर्म, तो डेमोक्रेट्स की तरफ से बहुत प्रेशर होगा कि बाइडेन को जो है सो 2024 में ही शुड नॉट रन। कितने परसेंट चांसेस है कि ट्रंप वापस 2024 जीत जाए? ट्रंप विल विन द जीओपी इलेक्शंस। इसने कोई प्राइमरी जीत जाएगा, वो जरूरी है। और मुझे लगता कि अगर बाइडेन रन्स अगेन, ट्रंप जीत जाएगा सेकंड टाइम। Will he be a candidate? Will Trump be a candidate? Has he shown? ट्रंप ने बोला है कि मैं दोबारा लड़ सकता हूँ? हाँ, ट्रंप के पास चॉइस नहीं है। ट्रंप हैज टू टाइम व्हेन ही इज गोइंग टू अनाउंस, क्योंकि अभी जो फंड रेजिंग कर रहा है ट्रंप, वो अपनी जेब में डाल रहा है पैसे। लेकिन द मोमेंट ही अनाउंसेस कि आई एम रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, फिर वो पूरी जो फंड रेजिंग है दैट कम्स अंडर इलेक्शन कमीशन, एंड ही फिर वो अपनी जेब में नहीं डाल सकता। ही विल हैव टू कीप इट ओनली फॉर इलेक्शन पर्पसेस। अगर बच भी जाते हैं पैसे तो आप खर्च नहीं कर सकते, ओनली फॉर इलेक्शन पर्पसेस। सो ही वांट्स टू डिले हिज अनाउंसमेंट ताकि जितने पैसे वो रेस कर सके पहले वो रेस कर लेना। बट अगर उसको अरेस्ट कर लेते हैं ना डेमोक्रेट्स उस केस में, तो ही वोंट बी एबल टू रन। तो उसके लिए वो टाई है कि अरेस्ट करने से पहले
मैं अनाउंस कर दूं कि आई एम रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, देन दे विल नॉट टच हिम because it look Okay. like a political चीज हो रही है ना, so then they'll wait for him to lose the election and फिर cases करेंगे. पॉलिटिकल So विंड. I have done a very detailed conversation on this, और मेरी तो राय है कि no matter उसने जो जो crimes किए हैं, we should not touch him because ये डब्बा, we should not open this door of prosecuting former presidents, वरना हर पार्टी immediately पहला काम ये करेगी कि पिछले पार्टी के प्रेसिडेंट के पीछे they will try to accuse them. अगर इन्होंने ट्रम्प को कुछ किया तो फिर रिपब्लिकन्स व्हेन दे कम टू पावर दे विल गो आफ्टर बाइडेन. फिर ये कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, माहौल खराब हो जाएगा. So there are lots of sensible people on the left. मैं तो पब्लिकली यहाँ पे बार बार लोकल अखबारात में लिखता भी हूँ, टीवी पे भी बोलता हूँ, रेडियो पे भी, कि ना सिर्फ we should not arrest Trump, we should also make sure कि Biden doesn't run. Problem ये है कि Kamala Harris looks very incompetent. Public is not impressed with her. So Democrats will have to do two unusual things. एक कि incumbent president को retire कर दे, and number two, incumbent vice president को कहें कि sorry, we are not going to automatically nominate you. You will have to win the primary again. तो वो she will make it stink. She'll say मैं औरत हूँ और मैं इंडियन हूँ और मैं ब्लैक हूँ, इसलिए मुझे ऐसा कर रहे हैं. So it will become a bad thing for the Democrats. तो वो फंस गए हैं डेमोक्रेट्स बेचारे कि हम क्या करें. राइट. थैंक्स अ लॉट सर, और जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे. अभी के लिए सर नमस्कार, जय हिंद. Thank you, sir. Bye.